हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एसएस का चैप्टर नंबर 9 रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहले पैराग्राफ से शुरू करते हैं। रिसोर्सेज आर द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो रिसोर्सेज हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन है। आवर नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू रिसोर्सेज। हम जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी नीड्स जो है वो सेटिस्फाई करता है। Many elements in nature can be seen while observing the surrounding, but they cannot be called resources. बहुत सारी नेचर में ऐसी वस्तुएं हैं जिसको हम देखते हैं पर उसको हम रिसोर्सेज नहीं कह सकते। When these elements are used by human skills to satisfy their needs, they are called resources. जो वस्तु नेचर में से हमारे ह्यूमन के काम में आती है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें ट्रीज़ का, तो ट्रीज़ को हम अपने ज़रूरत में लेते हैं, उसमें से हम वुड लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, बाद में फूड भी लेते हैं, बाद में हम उसके वुड से शेल्टर बनाते हैं, तो वो ह्यूमन स्किल में काम आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज। पर कोई नेचुरल वस्तु हो पर वो हमारे काम में ही ना आती हो तो हम उसको रिसोर्सेज नहीं कह सकते। रिसोर्सेज सेटिस्फाई ह्यूमन नीड और डिज़ायर। जो रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करता है। यूटिलिटी इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्स। जो यूटिलिटी है वो रिसोर्स की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। आयरन एंड अदर मेटल और क्रूड ऑयल were not a resource when man did not have the ability to dig or refine minerals in earlier times. पहले के ज़माने में किसी को पता नहीं था कि आयरन, बाद में क्रूड ऑयल वो कितनी ज़रूरत की सामान है, मतलब वस्तु है। पर जब तक मैन के पास एबिलिटी नहीं थी डिग करने की और रिफ़ाइन करने की मिनरल को, तब तक जो आयरन, क्रूड ऑयल वो सब है वो मिनरल रिसोर्स नहीं कहे जा सकते थे। पर जब से बट दे हैव बिकम अ रिसोर्स सिंस मैन हैज़ बिन डिगिंग दिस मिनरल्स टू सेटिस्फाई हिज नीड्स। पर जब से मैन ने डिगिंग शुरू किया है मिनरल्स का, तब से ये सब जो आयरन है, अदर मेटल्स है, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, स्टील, क्रूड ऑयल, ये सब जो है वो तब से ही रिसोर्सेज कहने लगे हैं। Wind is an important resource in the present time due to the development of power generation technology with the help of windmills. जो अब की बात करें, अभी के समय की इम्पॉर्टेंट रिसोर्स की बात करें तो वो क्या है, विंड है। विंड के बिना हम नहीं जी सकते। और बहुत सारे ऐसे प्रदेश भी हैं जैसे कि राजस्थान, उधर वाटर नहीं होता तो उधर पावर जनरेट कैसे होता है, तो विंड से ही होता है। वहाँ पर आप गए होगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी क्या होगी, विंड मिल्स होगी। तो वो जो विंड मिल्स है वो पावर जनरेट करती है टेक्नोलॉजी की मदद से। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनी एलिमेंट्स इन नेचर विल बिकम अ रिसोर्स इन फ्यूचर। और साइंस की और टेक्नोलॉजी की मदद से, उसकी डेवलपमेंट की वजह से नेचर में बहुत सारी वस्तुएं फ्यूचर में क्या बन जाएगी, रिसोर्स बन जाएगी। अब आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन। रिसोर्सेज कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, 2 टाइप्स में। पहला तो है नेचुरल रिसोर्स और दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स क्या है वो अब हम पढ़ेंगे। अ रिसोर्स दैट इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर which can be used without much processing is a natural resource. जो रिसोर्स ऑप्टेन में से डायरेक्टली क्या बोलते हैं, ऑप्टेन होता हो, नेचर में से डायरेक्टली ऑप्टेन होता हो तो उसे हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। जिसको हमें निकालने में ज़्यादा प्रोसेस भी नहीं करनी पड़ती तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे। जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स आर नेचुरल रिसोर्स। जो हमेशा से तैयारी होता है, हमें बस उसको निकालना है और उसको यूज़ करना है, उसको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। और उसका एग्जांपल भी दिए हैं, एयर, वाटर, लैंड, मिनरल एंड एनर्जी जो है वो किस में आते हैं, नेचुरल रिसोर्स में आते हैं। ऑल दिस रिसोर्स आर अ गिफ्ट टू अस बाय नेचर। नेचर ने हमें इस सब रिसोर्स की क्या दी है, हमें गिफ्ट दी है। All the elements in the environment that are suitable for human use are natural resource. जो एलिमेंट्स एनवायरनमेंट में है, मतलब जो
एनवायरनमेंट में जो भी एलिमेंट्स है, वस्तुएं हैं जो ह्यूमन यूज़ के लिए सूटेबल है, उसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। नेचुरल रिसोर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रिन्यूएबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये देखिए, रिसोर्स को भी टू टाइप्स में क्लासीफाई किया। अब टू टाइप्स में नेचुरल रिसोर्स आता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स आता है। अब नेचुरल रिसोर्स को भी हम क्लासीफाई करते हैं उसकी रिन्यूएबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ पर दिया हुआ है सोर्सेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो वाटर है, फॉरेस्ट है, रॉक्स, मिनरल्स, लैंड, ये सब जो है वो नेचुरल रिसोर्स है। अब उसमें से हमें क्या क्या मिलता है वो भी ऊपर दिखाया गया है। वाटर के नीचे से हमें क्रूड ऑयल मिलता है, ये सब हमें दिखाया गया है। आते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। नोटिस आपको करना है, सो वो है पहला उसका पॉइंट है, क्रूड ऑयल इज़ नॉट एग्जिस्टेबल इन द अर्थ्स क्रस्ट, इट इज़ गोइंग टू एग्जस्ट वन डे। जो क्रूड ऑयल जो है वो अर्थ के क्रस्ट में ज़्यादा नहीं रहा और वो अब एक दिन पूरा होने वाला है। क्रूड ऑयल प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज। जो आप देख रहे होंगे कि जो क्रूड ऑयल होता है, मतलब कि जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसके भाव जो होते हैं ना, प्राइस, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ इट प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज़ इंक्रीज। और इसकी वजह से पेट्रोल की वजह से, मतलब क्रूड ऑयल की वजह से दूसरे के भी भाव बढ़ेंगे, मतलब बढ़ेंगे। Earth's temperature is constantly rising due to the extensive consumption of coal and petroleum products. अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ही बढ़ता जा रहा है। More than 85% of the vehicles that use petrol as fuel emit carbon monoxide gas, and more than 90% of the vehicles that run on diesel produce nitrous oxide. 85% से भी ज़्यादा जो व्हीकल्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं? पेट्रोल यूज़ करते हैं, जिसमें कार्बन मोनोक्साइड गैस आता है। और 90% से ज़्यादा व्हीकल्स डीजल पे चलते हैं, जिसमें जो क्या प्रोड्यूस करता है? नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब दूसरा पॉइंट है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये CNG का फुल फॉर्म है, आप ये लर्न कर देना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG कंजप्शन रिड्यूस पॉल्यूशन। अब CNG जो हम यूज़ करें तो वो पॉल्यूशन को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, कम करेगा। इसलिए अभी तो इलेक्ट्रिक हमें चलाना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल निकले हैं तो हमें वो भी नहीं चलाना चाहिए, जिससे पेट्रोल और डीजल कम हो, उसका मतलब क्या बोलते हैं, यूज़ कम हो, और उससे पॉल्यूशन जो होता है वो भी कम हो। यूज़ ऑफ बैटरी पावर्ड व्हीकल्स विल इंक्रीज इन द फ्यूचर। मैंने जैसे आपको कहा कि बैटरी पावर मतलब कि सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस होने वाले जो व्हीकल्स होते हैं, जिससे उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वैसे व्हीकल्स अभी निकले हैं। तो वैसे व्हीकल्स फ्यूचर में बहुत आने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल्स रनिंग विद सोलर एनर्जी हैज़ स्टार्टेड। जैसे कि अभी मैंने कहा कि वो स्टार्ट हो चुके हैं, अभी से ही सब तो उसको यूज़ करना शुरू कर दिया है। सो अभी से उन जो है मैन्युफैक्चरिंग सोलर एनर्जी व्हीकल्स, सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस होने वाले व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करना अभी से ही लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। अवेलेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्स इज अनइवन ऑन द अर्थ पे रिसोर्स का अवेलेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी अनइवन होती है। Thus, depending on the distribution or the source of resource, scholars classify this type of resource as follows. और इसकी ही वजह से जो स्कॉलर्स होते हैं, मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्होंने ये जो रिसोर्स है उनको इस टाइप में क्लासीफाई किया है। सो पहला है यूबिक्विटस रिसोर्स। दिस टाइप ऑफ रिसोर्स आर अवेलेबल एवरीवेयर। ये टाइप के जो रिसोर्स होते हैं वो सब जगह अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल गैसेस विच आर यूजफुल फॉर द लिविंग बीइंग्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जो एग्जाम्पल में हमें दिया है कि जो गैस हमें लिविंग बीइंग्स के लिए यूज़फुल होता है वो एटमॉस्फेयर में सब जगह प्रेजेंट होता है, जैसे कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कॉमन रिसोर्स में आता है जनरली सच रिसोर्सेज आर रेडिली अवेलेबल टू अस। और कॉमन रिसोर्स में क्या आता है कि ऐसे टाइप के रिसोर्स जो होते हैं वो रेडिली अवेलेबल होता है, जैसे कि वाटर, पास्चर लैंड। वाटर हमें सिर्फ निकालना होता है,
उसको ऐसा हमें बनाने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। बाद में पास्चर लैंड भी ऐसे तैयार होता है। अब तीसरा है रेयर रिसोर्स। दिस रिसोर्स आर अवेलेबल टू अस फ्रॉम लिमिटेड प्लेसेस। जो ये रिसोर्स है वो लिमिटेड प्लेसेस पे ही मिलता है, मतलब कि वो कई कई जगहों पर ही मिलता है, सब जगहों पर नहीं मिलता। एग्जाम्पल कॉल, वेरियस मेटल्स, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड यूरेनियम। जो कॉल है, वेरियस मेटल है, मिनरल ऑयल है, ये सब क्या होता है? इसको हम रेयर रिसोर्स कहते हैं। यूनिक्विलिटीज रिसोर्स। Minerals rarely found in one or two places all over the world are known as solitary resource. जो minerals पूरे दुनिया में, सिर्फ इंडिया या उधर ही नहीं, पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड एक या दो प्लेसेस पे ही अवेलेबल हो तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिटरी रिसोर्स। उसका एग्जाम्पल में दिया है क्रियोलाइट फ्रॉम ग्रीनलैंड, यूरोप। अब मोर ओवर देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब ऐसे हमें दो टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल भी होते हैं और नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स मीनिंग होता है उसका ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश द क्वांटिटी यूज्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड और इज़ इनएग्जिस्टेबल। जो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, उसमें एग्जांपल दिया है फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड बर्ड्स, सनलाइट एंड विंड। फॉरेस्ट को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होने वाला। एनिमल्स एंड बर्ड्स भी ख़त्म नहीं होने वाले। सनलाइट तो हमेशा रहेगी और विंड भी हमेशा रहेगी। जो ना ख़त्म हो, जो चीज़ ख़त्म नहीं होने वाली उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। जो रिसोर्स थोड़े ही क्या बोलते हैं, थोड़े ही ईयर्स में या थोड़े ही सेंचुरी में ख़त्म हो जाने वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में है वंस यूज्ड इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट इट रिन्यूड इन द नियर फ्यूचर। एक बार हमने जो यूज़ कर दिया अब वही का वो हमें फ्यूचर में मिलना इम्पॉसिबल है। इसका एग्जांपल है कॉल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर मिनरल्स। जो कॉल है हमने उसको जला दिया तो अब फिर से हम उसको क्या यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमने जो पेट्रोल हमारे व्हीकल में डाला और बहुत हमने व्हीकल चलाया, बाद में पेट्रोल ख़त्म हो गया तो वही का वो पेट्रोल हम फिर से यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? दूसरा पेट्रोल भराएंगे, जिससे जो फ्यूचर में हमारे लिए पेट्रोल की तंगी होगी। हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ह्यूमन मेड रिसोर्स। Any natural element that is processed by human efforts and modified to make it usable is called human-made resource. जो नेचुरल एलिमेंट जो ह्यूमन एफर्ट से बना होता है और ह्यूमन को काम आए वैसे बना हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्स। उसको हम मैड मेड रिसोर्स, बाद में आर्टिफिशियल रिसोर्स, ये सब हम उसको अलग अलग नाम हैं। When cement is made by properly processing the naturally obtained elements like lime, gypsum, etc., it is called a human-made resource. जैसे कि सीमेंट है वो हमने बनाया है पर उसमें जो सामान लगता है वो क्या है? नेचुरल वस्तु है। जैसे कि लाइम जो है वो भी नेचुरल वस्तु है, जिप्सम है, वो सब नेचुरल वस्तु है, पर हम बनाया उसको किसने? इंसानों ने। तो उसको हम क्या कहेंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्स। अदर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्स आर इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। ह्यूमन मेड के रिसोर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसके लिए नाम तो कम नहीं पड़ेंगे पर पेपर कम पड़ जाएगा। सो ह्यूमन मेड रिसोर्स के थोड़े एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, टनल, टेक्नोलॉजी, ये सब किसने बनाई है? हमने ही तो बनाई है ये सब। भले ही वो नेचुरल, उसमें नेचुरल वस्तुओं का इस्तेमाल हुआ हो पर बनाई ह्यूमन ने है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन्स ऑल्सो चेंज द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू सूट देयर ओन नीड्स। जो ह्यूमन है वो अर्थ का जो सरफेस होता है
वो भी बदल देता है। जो ह्यूमन होता है उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए जो अर्थ का सरफेस होता है उसको भी क्या करता है, बदल देता है। दे यूज टेरेस फार्मिंग इन द माउंटेनियस रीजन्स फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड मेक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन रिवर वैली। अब देखो इंसान भी कितनी गजब की चीज़ है, वो कितना अच्छा अच्छा काम करता है। वो टेरेस फार्मिंग करता है माउंटेनियस रीजन में। जो भी माउंटेनियस रीजन में रहते हैं वो क्या करता है, टेरेस फार्मिंग करता है एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। और रिवर वैलीज़ जो होती है उसके ऊपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। Thus, the list of human made resources very long। इसलिए मैंने कहा ना कि ह्यूमन मेड रिसोर्स की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन हिमसेल्फ इज़ अ पावरफुल रिसोर्स। जो इंसान है वो खुद ही बहुत पावरफुल रिसोर्स है। ही यूज वेरियस एलिमेंट्स ऑफ नेचर एज अ रिसोर्स थ्रू हिज ओन नॉलेज एंड स्किल्स। वो हमारे सामने एलिमेंट्स तो रख दिए पर उसको यूज़ कैसे करना है वो हमारे नॉलेज एंड स्किल के ऊपर है। तो मैन है, इंसान है, वो क्या करता है, नेचुरल एलिमेंट्स के उपयोग से एक रिसोर्स बनाता है उसके नॉलेज एंड स्किल्स के ऊपर से। ही इज़ बोथ द क्रिएटर एंड द यूज़र ऑफ रिसोर्स। इसलिए ही वो रिसोर्स का क्या कहलाता है, क्रिएटर भी कहलाता है और यूज़र भी कहलाता है। वो इंसान जो है वो रिसोर्स को बनाता भी है और उसको यूज़ भी करता है। यूजिंग हिज इंटेलेक्ट ही सिलेक्ट्स द बेस्ट एलिमेंट अवेलेबल इन द नेचर। उसके इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके वो नेचर में सबसे बेस्ट एलिमेंट को चूज़ करता है। वी कैन मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ नेचर रिसोर्स ओनली व्हेन वी हैव द स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज और टेक्नोलॉजी। हम नेचुरल रिसोर्स का तभी मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास स्किल हो, एबिलिटी हो, नॉलेज हो और टेक्नोलॉजी हो। एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज मेक मैन अ स्पेशल रिसोर्स। एजुकेशन और हेल्थ सर्विस ने मैन को एक स्पेशल रिसोर्स बनाया है। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग ह्यूमन अ रिसोर्स इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ये प्रोसेस जो ह्यूमन को एक रिसोर्स बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब है नेचुरल रिसोर्स। लैंड, लैंड इज एट द फोरफ्रंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज इन द टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के टर्म्स में और रिसोर्स के सबसे पहले कौन आता है, लैंड आती है। About 29% of the total area of Earth surface is occupied by land। अर्थ के ऊपर पूरा 29% एरिया जो है वो लैंड से ऑक्यूपाई है, मतलब कि लैंड से ढका हुआ है। दिस प्रपोर्शन सीम्स स्मॉल कंपेयर टू द एरिया ऑफ द होल अर्थ। ये जो प्रपोर्शन है 29% वो पूरे अर्थ से उसकी अर्थ के एरिया से तो बहुत छोटा लगता है। बट सम ऑफ दिस पार्ट आर नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। पर उसमें भी बहुत सारे लैंड है, 29% हमारे पास लैंड है अर्थ में, पर उसमें से भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिसके जो ह्यूमन हैबिटेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है। दिस population density is affected by the varied characteristics of land and climate in the world। पॉपुलेशन बहुत ऐसे क्या बोलता है, पॉपुलेशन ने बहुत लैंड और क्लाइमेट को बहुत अफेक्ट किया है। जो हम पॉपुलेशन में देखिए इंडिया में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है जिससे किसी के पास रहने की जगह नहीं है या फिर किसी के पास वो अनएम्प्लॉय हो गया है, मतलब उसके पास काम नहीं है। बहुत सारी पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ती जा रही है। एरियाज दैट आर सूटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन आर डेंसली पॉपुलेटेड। और जो एरिया ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सूटेबल है वो तो इतना पॉपुलेटेड है। और कन्वर्सली डेजर्ट एरियाज, डेंस फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड और इनहैबिटेटेड। अब आप सोचेंगे कि इनहैबिटेंट किसको कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है, तो सुन बायर
सो आप सोचेंगे कि इनहैबिटेंट का मतलब क्या होता है, तो उसमें यहाँ पर थोड़ा उसके एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि डेजर्ट एरियाज़ जो है, बाद में इंटेंस फॉरेस्ट है, माउंटेनियस एरिया है, वो सब क्या है, इनहैबिटेंट है, जिस पर बहुत सारे लोग नहीं रहते. Along with agricultural minerals and forest, land is also useful to us in many ways for the development of roads and industries. एग्रीकल्चरल मिनरल और फॉरेस्ट के सिवा भी लैंड जो है वो हमें बहुत सारे काम में उपयोगी है, जैसे कि रोड्स बनाने में, इंडस्ट्रीज़ खड़ी करने में लैंड सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है. विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन आवर नीड्स आर ऑल्सो कंस्टेंटली इंक्रीजिंग. पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी, हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारी जो नीड्स है वो भी बढ़ेगी. अगेंस्ट विच द लैंड इज़ एक्सट्रीमली लिमिटेड. पर उसके सामने तो लैंड जो है वो बहुत लिमिटेड है. बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रहेगी कहाँ. लैंड स्कैरसिटी हैज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम टुडे. और आज लैंड स्कैरसिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है. As a result, the activity of building houses in cities and increasing arable land in villages have created many environmental threats. और उसके रिज़ल्ट में सिटीज़ में ज़्यादा हाउसेस बन रहे हैं, विलेजेस में बहुत सारी लैंड्स बन रहे हैं, जो कच्चे रोड कहते हैं ना, उसकी जगह पक्के रोड बन रहे हैं. और यही सब ने एनवायरनमेंट को खतरे में डाल दिया है. मैन हैज़ डिफॉरेस्टेड लैंड टू मीट हिज नीड. और मैन ने लैंड को क्या किया है, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्ट कर दिया है उसकी नीड को पूरा करने के लिए. सो वाटर से हम करेंगे पार्ट 2 में. तब तक के लिए थैंक यू.